नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव है, आज कैंपेन का आखिरी दिन, लेकिन आज दिन भर जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। जहर भरे ऐसे ऐसे तीर चलाए गए, ऐसे ऐसे डायलॉग मारे गए कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, जो महाराष्ट्र को काटेगा हम उसको काटेंगे, गद्दारों को जेल में डालेंगे। जवाब में शिंदे ने कहा, गद्दार तो वो हैं जिन्होंने कुर्सी के लालच में बाला साहब के विचार को छोड़ दिया, उन्हें जनता जरूर सजा देगी। शरद पवार ने कहा, सबसे पंगा लेना लेकिन शरद पवार से नहीं, क्योंकि शरद पवार हिसाब बराबर करता है। जवाब में अजीत पवार ने कहा, पवार साहब बड़े हैं लेकिन हिसाब तो जनता करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बता दिया। जवाब में बीजेपी ने कहा, जिसके मन में जहर हो उसकी जुबान भी जहरीली होती है। राहुल गांधी तो आज एक तिजोरी लेकर आए। तिजोरी दिखाकर कहा, अडानी मोदी एक हैं इसलिए सेफ हैं। विनोद तावड़े ने कहा, राहुल गांधी फेक हैं, धारावी के शेख हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में जिनकी पीढ़ियां गुजर गई उन्हें सेफ का मतलब तिजोरी ही समझ आएगा। राहुल गांधी के बारे में संबित पात्रा ने जोरदार डायलॉग मारा, कहा, छोटा पोपट कांग्रेस चौपट। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन मुद्दों से हटकर पर्सनल अटैक पर आ गया। मैं आपको आज की कैंपेन के सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग सुनवाऊंगा, उनका मतलब भी बताऊंगा। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त डायलॉगबाजी हुई। यहां आज अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों ने बाबा पर अटैक किया और योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में दोनों को करारा जवाब दिया। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के कैंपेन से। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने मुंबई में पूरा फिल्मी सीन क्रिएट किया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी लेकर आए, उससे पर्दा हटाया गया तो उस पर लिखा था, एक हैं तो सेफ हैं। राहुल ने इस तिजोरी को खेला, अंदर से मोदी अडानी के तस्वीर वाला एक पोस्टर निकाला और इसके बाद एक दूसरा पोस्टर निकाला जिसमें धारावी का नक्शा था। इसके बाद राहुल ने मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे का मतलब अपने तरीके से बताया। नारा दैट मोदी जी गेव क्या है? एक है तो सेफ है। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये देखिए, एक है तो सेफ है। और ये स्ट्रेटजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है? सेफ किसका है? एक कौन है? राहुल गांधी को तुरंत जवाब मिला। बीजेपी ने भी पोस्टर दिखाए। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने मीडिया से बात की, बैकग्राउंड में बड़ा सा पोस्टर लगवाया। इस पोस्टर में शरद पवार, अशोक गहलोत, रॉबर्ट वाड्रा, रेवंत रेड्डी, भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ गौतम अडानी की तस्वीरें थी। विनोद तावड़े ने कहा कि अडानी का सबसे ज्यादा विकास
कांग्रेस के राज में हुआ। अडानी को मुंद्रा पोर्ट उस वक्त मिला जब गुजरात में चिमनभाई पटेल की कांग्रेस सरकार थी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने अडानी को 16,000 हेक्टेयर जमीन सोलर प्लांट के लिए दी। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार ने अडानी के साथ 12,400 करोड़ की डील की। तावड़े ने कहा, जब कांग्रेस सरकारें अडानी के साथ डील करती हैं तो सही है, लेकिन बीजेपी की सरकार में विकास के कामों के टेंडर ट्रांसपेरेंट तरीके से अडानी को मिलते हैं तो कांग्रेस को खटकते हैं। विनोद तावड़े ने नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी के सारे आरोप फेक हैं। राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है। ये टेंडर तो आपके कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के समय जो टेंडर के कंडीशंस बने थे उसी के आधार पर निकले। रेल की जमीन आने पर उस पर थोड़ी कुछ अमेंडमेंट हुए। उस टेंडर में एक टेंडर सेक्रिंग कंपनी का था जो अबू धाबी की कंपनी थी, उसके शेख शायद उसमें पार्टनर है। तो क्या आपको ये जमीन शेख को देनी थी क्या? एक है तो सेफ है, राहुल जी के मन में शेख है, ऐसा हम कहें क्या? धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे मुंबई वासी को अपना पक्का घर मिल रहा है, तो राहुल जी अबू धाबी को शेख को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चिंतित है क्या? जब विनोद तावड़े मुंबई में राहुल को जवाब दे रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी रांची पहुंच चुके थे। रांची में भी राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। या विनोद तावड़े के आरोप पर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने राहुल से जवाब मांगा तो राहुल के तेवर बदल गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अडानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बीजेपी से है, प्रॉब्लम प्रोसेस से है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में अडानी को जो भी प्रोजेक्ट मिले वो नियमों के मुताबिक दिए गए, लेकिन बीजेपी नियमों की धज्जियां उड़ाकर, एजेंसीज का दबाव बनाकर अडानी को फायदा पहुंचा रही है। वो इसका विरोध करते हैं। एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है? ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए। धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर। मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा। यह ड्यू प्रोसेस नहीं है, यह चोरी है। और हम यह भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। अब अगर ड्यू प्रोसेस में अंबानी जी आए, अदानी जी आए, तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हो ही नहीं सकते क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ हैं क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। राहुल गांधी को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि रेवंत रेड्डी जैसे चीफ मिनिस्टर साफ साफ कह चुके हैं कि उन्हें अडानी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके स्टेट को अडानी के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने बात ऐसी कह दी थी, बीजेपी का हमला जारी रहा। दिल्ली में संबित पात्रा ने कहा, राहुल हर चुनाव में लोगों को मीम्स बनाने का और अपना मजाक उड़ाने का मौका दे देते हैं।
कभी जलेबी की फैक्ट्री बनाने की बात कहते हैं, कभी आलू से सोना बनाते हैं, इसलिए राहुल को कोई सीरियसली नहीं लेता। संबित पात्रा ने कहा, बाला साहब ठाकरे राहुल को छोटा पोपट कहते थे। इसके बाद संबित पात्रा ने भी 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में सोनिया राहुल को नेशनल हेराल्ड मामले का आरोपी दिखाया गया और दूसरे में लिखा था, छोटा पोपट ने कर दिया कांग्रेस को चौपट। संबित पात्रा ने कहा, राहुल ने जो आरोप लगाए हैं इसके लिए वैसे ही उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी जैसे 2019 में चौकीदार चोर है वाले नारे के लिए मांगनी पड़ी थी। एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है वो, पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है, छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। राहुल गांधी ने धारावी के जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जिसके बाद अडानी का नाम लिया, उसकी बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है। यह प्रोजेक्ट उस वक्त अप्रूव हुआ था जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और मजे की बात है कि उद्धव ठाकरे भी आज उसी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। वो इसे धारावी के लोगों के खिलाफ बता रहे हैं। राहुल गांधी को उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए, अगर प्रोजेक्ट इतना खराब था तो उद्धव की सरकार ने इसे अप्रूव क्यों किया था। उद्धव राहुल से पूछ सकते हैं, उस वक्त कांग्रेस ने इसे सपोर्ट क्यों किया था। अगर उस वक्त जो प्रोजेक्ट था वो विकास के लिए जरूरी था, तो अब वो गैर जरूरी कैसे हो गया। दूसरी बात, राहुल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर कांग्रेस को गौतम अडानी से इतनी परेशानी है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने अडानी को हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स क्यों दिए। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अडानी से तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट क्यों करवाया। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स को गौतम अडानी से इन्वेस्टमेंट लेने में, उन्हें प्रोजेक्ट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर राहुल गांधी मोदी को निशाना बनाने के लिए अडानी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां भी अडानी का विरोध करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स नहीं है। शरद पवार की भी अडानी से दोस्ती है। शरद पवार ने साफ साफ कहा है, खुलेआम कहा है कि गौतम अडानी के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। शरद पवार कहते हैं कि गौतम अडानी को सारे प्रोजेक्ट्स नियम कायदे के तहत ईमानदारी से मिले हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी बिजनेस ग्रुप को निशाना बनाना ठीक नहीं है। अब यह राहुल के बस में नहीं है कि वो शरद पवार से सवाल पूछ सकें, लेकिन इस मामले में उद्धव ठाकरे राहुल की लाइन पर चल रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में रैली हुई। उद्धव ने कहा,
महायुति सरकार ने धारावी की 1 लाख करोड़ की जमीन अडानी को दे दी, लेकिन जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी वो सबसे पहले धारावी के प्रोजेक्ट को कैंसिल करेंगे। अडानी को दिए गए टेंडर कैंसिल करेंगे। उद्धव ने कहा लोगों को ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। उद्धव ने कहा फडणवीस और बीजेपी के नेता अगर मुंबई पर बुरी नजर डालेंगे तो बीजेपी के नेताओं को काट डालेंगे। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, हम लोग सिर्फ कटेंगे बटेंगे फटेंगे में रहेंगे क्या? मैं देवेंद्र फडणवीस और बाकी सबको ये कह रहा हूं कि तुम्हारे बटेंगे फटेंगे छोड़ो, लेकिन अगर मुंबई पर किसी ने नजर डाली तो हम आपको काटेंगे और जरूर काटेंगे। क्या बात कर रहे हो? किसको सिखा रहे हो? जो मुद्दा है उस पर बोलिए ना। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, आप भी मुद्दे की बात करो ना। जब मैं मुख्यमंत्री था तब किसी एक की भी हिम्मत नहीं थी, सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन अब जब मोदी के सरकार में रहने से भी इनको अनसेफ लग रहा है तो पहले मोदी जी आप इस्तीफा दो, और आपको शिवसेना में तो लेंगे नहीं, लेकिन शिवसेना कैसे काम करती है वो जरूर देखिए। आणि पाहिजे तर शिवसेनेत नाही घेणार पण इसके बाद उद्धव ने एकनाथ शिंदे पर अटैक किया, कहा कि गद्दारों ने पार्टी तोड़ी, बाला साहब की शिवसेना और तीर कमान पर डाका डाला, अब गद्दारों को सजा देने का वक्त है। उद्धव एकनाथ शिंदे की शिवसेना को गद्दार सेना कहते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे अब तक खामोश थे, लेकिन आज कैंपेन के आखिरी दिन उन्होंने उद्धव को ललकारा, करारा जवाब दिया। इंडिया टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर पेनाज त्यागी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा उद्धव को सिर्फ कुर्सी और पैसे से प्यार है। वो पिछले 27 साल से चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। इसी चक्कर में उन्होंने नारायण राणे और छगन भुजबल जैसे नेताओं को पार्टी से निकलवा दिया। शिंदे ने कहा पार्टी विचारधारा से चलती है, कार्यकर्ताओं से चलती है। उद्धव ने बाला साहब की विचारधारा छोड़ी तो कार्यकर्ताओं ने उद्धव को छोड़ दिया। शिंदे ने कहा बाला साहब के विचार से गद्दारी तो उद्धव ने की है, गद्दार तो उद्धव है। बाला साहब ठाकरे जी का वो वारिस कहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचार को उन्होंने बेच दिए। हमारे शिवसेना के विचारधारा को तोड़कर, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को तोड़कर एक मुख्यमंत्री के सीएम के कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। उनको तो उनका नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये विचार है। उनकी प्रॉपर्टी तो हमको नहीं चाहिए, उनके विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है। आज ये शिवसेना कैसी बड़ी है? उद्धव ठाकरे ने क्या किया है? ये बाला साहब ठाकरे जी ने मेहनत की, कई लोगों ने दिन रात मेहनत की, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचा है, बढ़ाया है। एक भी केस है उद्धव ठाकरे जी के ऊपर? तुम लड़ो, हम कपड़ा संभालते हैं वाली बात है। आज 2-2.5 साल सीएम थे, ये हमारे सेंट्रल हाउस में विधान भवन के फोटो नहीं लगा सके हो, तो महागद्दार है। फिर उन्होंने तो शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और सरकार बननी चाहिए थी शिवसेना बीजेपी के साथ। लोगों ने मैंडेट दिया था शिवसेना बीजेपी को, तो लोगों के साथ विश्वासघात धोखा तो उन्होंने किया। ये सिंबल लिया मतलब क्या है? ये क्या चुराने वाली क्या खिलौना है क्या? वो पार्टी के चुराने वाली खिलौना है? हम मेजोरिटी में हैं, हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर मोहर लगाई है। ये कौन है? बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को बेचने वाले ये लोग हैं, उनको गिरवी रखने वाले ये लोग हैं। वो कई लोग तो कहते थे कि ये सिंबल को फ्रीज करो, जो बाला साहब ठाकरे जी का सिंबल। वो 97 से इच्छा थी, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, नारायण राणे जी मुख्यमंत्री बने, तब से इनको लालसा थी। उन्होंने कई विधायक मेरे साथ में है ना अभी, उनका लेटर लिखवाया बाला साहब को, साइन करवाया कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री बना। तब से ये उनके चेहरे पे मत जाओ, वो इनोसेंट चेहरा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, उनमें से वो। अब तक के कैंपेन में मैंने ये देखा था कि उद्धव ठाकरे तो एकनाथ शिंदे के बारे में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गद्दार कहते हैं, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, बिकाऊआ कहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे उद्धव के बारे में संभल कर बोल रहे थे।
आज पहली बार मैंने सुना कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बराबर की चोट की। अगर आप इंडिया टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर पीनाज त्यागी के साथ एकनाथ शिंदे का पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको शिंदे का जबरदस्त एग्रेशन देखने को मिलेगा। उद्धव ठाकरे को लेकर उनके तीखे डायलॉग सुनने को मिलेंगे। जैसे शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे महागद्दार हैं, वो एक चेहरे पर कई चेहरे लगाते हैं। शिंदे ने कहा पैसे के बिना उद्धव का दिन शुरू नहीं होता, उद्धव सिर्फ लेना बैंक है, देना बैंक नहीं। इस इंटरव्यू में शिंदे ने दावा किया कि उद्धव का मन शुरू से ही चीफ मिनिस्टर बनने का था। उन्होंने लोगों से अपने लिए चिट्ठियां लिखवाई। और फिर शिंदे ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सबसे बड़े डाकू हैं, वो पार्टी के दूसरे लोगों को अपना नौकर समझते हैं। जब बात आई पार्टी को चुराने की तो शिंदे ने कहा क्या उद्धव सो रहे थे जो मैंने पार्टी चुरा दी। और फिर उन्होंने कहा कि उद्धव में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी आंख में आंख डालकर बात कर सकें। इस इंटरव्यू के दौरान बाला साहब ठाकरे के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। शिंदे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए बाला साहब के सिद्धांतों से समझौता कर लिया। शिंदे का यह अंदाज देखने वालों को हैरान करेगा। जैसे उद्धव और शिंदे की तकरार में जहर भरे तीर चले, उसी तरह बारामती में भी शरद पवार और अजीत दादा के बीच जुबानी जंग चुनावी आतिशबाजी में बदल गई। शरद पवार ने अजीत पवार का नाम लिए बगैर कहा किसी से भी पंगा लेना मगर शरद पवार से मत लेना। शरद पवार ने कहा कि बारामती में किसी को डरने की जरूरत नहीं, खास तौर पर मुस्लिम भाइयों को तो फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्योंकि शरद पवार खड़ा है। शरद पवार ने कहा पूरे देश को पता है कि बारामती किसके नाम से मशहूर है। शरद पवार ने कहा इतिहास गवाह है जिसने उनसे पंगा लिया उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री आमचे साहेब होते। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैं विदेश गया, तब कांग्रेस के AR अंतुले ने मेरी सरकार गिराई। मेरे 58 में से 52 MLA अपने साथ ले गए। मैं संकट में आ गया, लेकिन मैं रुका नहीं, पूरा राज्य घूमा, लोगों के पास गया तो जो 52 लोग मुझे छोड़कर गए, जो बचे हुए 6 विधायक मेरे साथ थे, वो और उनके परिवार के सदस्य आज भी सदन में हैं। तो याद रखना, कोई भी हो, किसी से भी पंगा ले लेना, मगर शरद पवार से नहीं। बारामती से अजीत पवार ने अपने चाचा को संतुलित भाषा में जवाब भी दिया। अजीत पवार ने कहा कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि अजीत पवार को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, ये सही नहीं है। अजीत पवार ने कहा अगर वो बीजेपी के साथ हैं तो शरद पवार भी तो उद्धव के साथ हैं, क्या उद्धव हिंदुत्ववादी नहीं है। इसके बाद अजीत पवार ने कहा यह सही है कि शरद पवार उन्हें राजनीति में लाए। जब शरद पवार ने उन्हें बारामती सौंपा था तो यह उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। चाचा के जूते में अपना पांव फिट करना आसान नहीं था, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत से उन्होंने जिम्मेदारी को निभाया। अजीत दादा ने कहा उनके काम के आधार पर बारामती के लोग उन्हें शरद पवार की तरह प्यार देते हैं और यह प्यार इस बार भी मिलेगा। मैं बारामती तालुक्यातल्या संस्था मुझे बारामती की जिम्मेदारी 1991 में शरद पवार साहब ने दी थी। तब मेरे मन में एक डर था, क्योंकि शरद पवार जैसा नेता बीते कई सालों से बारामती का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उनके बाद जिम्मेदारी संभालने का मतलब ये था कि अगर मैं काम करने में पिछड़ गया होता तो बारामती की जनता बिना पानी के मेरी हजामत बना देती। लोग ये कहते कि शरद पवार साहब तो इतना काम करते थे और ये तो सिर्फ सोता रहता है। बस तभी से मेरी नींद उड़ गई। मैं जल्दी सुबह उठता हूँ और देर रात तक काम करता हूँ। इसलिए 1991 से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सिर्फ विकास, विकास और विकास पर ही ध्यान दिया। इस बार महाराष्ट्र के कैंपेन में पहली बार शरद पवार अजीत दादा से बेहद खफा, बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जान लगा दी है। शरद पवार की उम्र 83 साल की है। उन्हें बोलने में मुश्किल होती है और उम्र की वजह से कई तरह के रोगों ने उनको जकड़ा हुआ है, लेकिन वो ज़िरे बख्तर पहनकर जंग के मैदान में उतरे हुए हैं। वो अजीत दादा को बताना चाहते हैं कि बारामती में किसकी दादागिरी चलती है। वो अजीत पवार को एहसास कराना चाहते हैं कि चाचा चाचा होता है और भतीजा भतीजा होता है। बेटी सुप्रिया सुले अपने पापा के साथ
जी जान से लगी हैं वो जानती हैं कि बारामती में इस बार शरद पवार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई उनके अपनों से है। और शरद पवार कह चुके हैं उनके चुनावी जीवन की यह आखिरी लड़ाई है और इस जंग को वो हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। अभी एक और खबर आई है, महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर नागपुर के नरखेड़ में हमला हो गया है। इस हमले में अनिल देशमुख के सिर पर चोट आई है। अनिल देशमुख अपने बेटे सलील देशमुख के प्रचार के लिए नरखेड़ गए थे। जब वो लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। उन्हें कटोल के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख कटोल से इस बार चुनाव के मैदान में हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अनिल देशमुख की कार जिस पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी। अनिल देशमुख शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। कुछ आरोपों में उन्हें जेल में जाना पड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव के मैदान में उनके बेटे हैं, जिनके लिए वो पूरी शिद्दत से कैंपेन कर रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। खड़गे ने सांगली की रैली में बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की। अब खड़गे यही नहीं रुके, खड़गे ने कहा कि जहरीला सांप अगर काट ले तो इंसान खत्म हो जाता है, इसलिए ऐसे सांप का एक ही इलाज है, उसे कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे को जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खड़गे की जुबान ही जहरीली है। कांग्रेस के नेताओं के मन में दूसरों के लिए कितनी नफरत है, कितना जहर है, इसका सबूत खड़गे साहब का बयान है। शिवराज सिंह ने कहा अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, हरियाणा इनके हाथ से निकल गया। हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा निकल गई और ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं। तो किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती है, वो जातियों जातियों के बीच में भी नफरत फैला रही। पहले कांग्रेस ने इसी नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बांट दिया और अब जाति के आधार पर देश बांटना चाहती है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं। आज जो नेता एक दूसरे को जहरीला सांप, गद्दार, चोर, डाकू कह रहे हैं, वो 23 तारीख के बाद एक दूसरे का दामन पकड़े दिखाई दें तो आश्चर्य नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 5 साल छल, कपट और धोखे की सियासत के साथ थे। शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र की जनता ने फडणवीस की सरकार के नाम पर वोट दिया, पर चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। मुख्यमंत्री बनने की शर्त रख दी। शरद पवार मैदान में आए, उन्होंने रातों रात बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्लान बनाया। अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने, अजित पवार डिप्टी सीएम बने, सब उनकी सहमति से। लेकिन यह शरद पवार का फरेब निकला। उन्होंने सरकार गिरा दी, फिर उद्धव और कांग्रेस को बीजेपी का डर दिखाकर नई सरकार बनाई जो उनके काबू में थी। उद्धव मुख्यमंत्री बने, पर उनके अपने एकनाथ शिंदे ने उद्धव के नीचे से कुर्सी खींच ली, शिवसेना तोड़ दी, धोखा दिया, बीजेपी के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर बन गए।
उद्धव से बदला पूरा हो गया, लेकिन शरद पवार से हिसाब चुकाना बाकी था। इस बार अजीत दादा ने चाचा पवार के नीचे से पार्टी खींच ली, सिंबल पर कब्जा कर लिया। 5 साल में सबने एक दूसरे को धोखा दिया और यह सिलसिला आज भी जारी है। चुनाव के बाद क्या होगा, कौन किसके साथ जाएगा, कोई नहीं कह सकता। उद्धव फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, अजीत दादा फिर शरद पवार के घर जा सकते हैं, शिंदे मातोश्री में शरण ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सच तो है कि पिछले 5 साल में जनता ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बिखराव, इतनी तोड़फोड़, इतनी जोड़तोड़ देखी है कि अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। आज जब कैंपेन खत्म हो गया, लेकिन लोगों ने कहा कि छल कपट धोखे की राजनीति का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। पोलिंग पूरी होने के बाद सब बदल जाएंगे। न कोई गद्दार होगा, न जहरीला सांप होगा, न कोई किसी को डाकू कहेगा, न चोर। दरवाजे खुल जाएंगे, दरबार सज जाएंगे, सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इसलिए कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा आज कहना मुश्किल है। आज झारखंड विधानसभा के चुनाव के दूसरे राउंड के लिए प्रचार खत्म हुआ। यहां भी प्रचार का आखिरी दिन था। करीब करीब सारे बड़े नेताओं ने चुनावी रैलियां की। देवघर में हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव के साथ पब्लिक मीटिंग की। गिरिडीह में कल्पना सोरेन की रैली हुई। साहिबगंज में शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की। योगी आदित्यनाथ की झारखंड के आदिवासी इलाकों में 3 रैलियां हुई। बीजेपी ने इन चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों और हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। साहिबगंज की रैली में शिवराज चौहान ने कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड से वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने राजमहल, जामताड़ा और देवघर की रैलियों में कहा कि कांग्रेस के नेताओं और हेमंत सोरेन के मंत्रियों के घरों से नोटों के जो पहाड़ मिल रहे हैं, उन सबसे करप्शन का पूरा पैसा वसूला जाएगा। योगी ने कहा, यह सब तब होगा जब बटेंगे नहीं, एक रहेंगे। यहाँ पर नागरिक, यहाँ का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे तो अब पटना नहीं है, एक रहेंगे। हालांकि आज यूपी की 9 सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन के लिए भी प्रचार थम गया, लेकिन कैंपेन के आखिरी दिन योगी की कोई रैली यूपी में नहीं हुई। यूपी में आज अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का आमना सामना हुआ। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओवैसी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां एक रोड शो किया और बिना नाम लिए योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पीडीए की एकजुटता देखकर कुछ लोग इतना घबराए हुए हैं कि बांटने काटने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही योगी के नारे को रिजेक्ट कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी के इस बाई इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव का रिजल्ट 2027 के लिए रास्ता तय करेगा। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत एक हुई है, तब से बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं।
और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। जो लोग नारों से समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं, वो याद रखें महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी के लिए भी उन्हीं के लोग सुरंग खोद रहे हैं। ये चुनाव आने वाले समय में किसकी सरकार बने, उस सरकार का रुख तय करेगी। इसलिए उपचुनाव तो है ही है, ये आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसके भविष्य का रुख तय करेगी। अखिलेश यादव ने ओवैसी की बात नहीं की, लेकिन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि मीरापुर के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, मुसलमानों के घर तोड़े गए थे, और उस वक्त अखिलेश यादव सैफई में फिल्म स्टार्स का डांस देख रहे थे। इसके बाद ओवैसी ने योगी की बात की, कहा योगी बटोगे तो कटोगे का नारा लगाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ओवैसी ने कहा जिस झांसी में एक शख्स ने खुद आग में कूदकर कई बच्चों की जान बचाई वो मुसलमान है, उसका नाम याकूब अंसारी है। क्या योगी आदित्यनाथ में याकूब अंसारी के सामने बटोगे तो कटोगे का नारा लगाने की हिम्मत है? ओवैसी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है का एक ही जवाब है, अनेक हैं तो अखंड है। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे हैं और नारा लगाए हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत तो यही है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश एक ही है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। असल में यूपी में जो 9 बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें हार जीत का योगी की सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के पास यहां अच्छी खासी मेजॉरिटी है, तो भी योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर पूरी ताकत लगाई। उसकी वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने से ये हवा बनी थी कि बीजेपी अब डिक्लाइन पर है, योगी इसे रिवर्स करना चाहते हैं। अखिलेश ने भी इन चुनाव में पूरी ताकत लगाई है। अगर वो यहां
कुछ सीटें जीत पाए तो वो 2027 पर जीत का दावा और जोर से ठोकेंगे। कहने को तो 9 सीटें हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने इन पर ऐसा जोर लगाया है जैसे ये 100 सीटें हैं। अब 2 महीने के बाद दिल्ली में भी चुनाव होना है, इसलिए दिल्ली में माहौल बनने लगा है। अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैलाश गहलोत ने कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि कैलाश गहलोत ईडी और सीबीआई की जांच से डर गए, बीजेपी का प्रेशर नहीं झेल पाए, इसलिए हथियार डाल दिए। लेकिन आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा वो वकालत करते थे, करियर छोड़कर दिल्ली की सेवा के लिए राजनीति में आए थे। लेकिन अब न केजरीवाल वो केजरीवाल रहे जो 12 साल पहले थे, और अब आम आदमी पार्टी भी वो पार्टी नहीं रही जो पहले ही थी। अब वो खास लोगों की पार्टी बन गई है, इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया। कैलाश गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल सिर्फ केंद्र सरकार से झगड़ा करने बिता दिए, दिल्ली के लोगों का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी और पद दोनों छोड़ दिया। मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी हैं। इस बीच आज आम आदमी पार्टी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे से खाली हुई जगह पर रघुविंदर शौकीन को मंत्री बनाने का ऐलान किया। रघुविंदर शौकीन को भी कैलाश गहलोत की तरह एक बड़ा जाट नेता माना जाता है। वो नांगलोई जाट सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। शौकीन को मंत्री बनाकर आम आदमी पार्टी ने जाट वोटों को अपने साथ जोड़े रखने का दाव चला है। मंत्री बनाए जाने पर रघुविंदर शौकीन ने कहा उन्हें जिम्मेदारी तो बड़ी मिली है, पर टाइम कम है, काम ज्यादा है। शौकीन ने दावा किया कि कैलाश गहलोत के जाने से आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। एक और पूर्व विधायक सोमेश शौकीन ने भी आज कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सोमेश 2008 में दिल्ली की मटियाला सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इस बार आम आदमी पार्टी मटियाला से अपने विधायक गुलाब सिंह का टिकट काटना चाहती है, इसलिए सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के टिकट पर मटियाला से चुनाव लड़ सकते हैं। अब तक तो हमने देखा था कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते थे, उन पर हमला करते थे। आज लंबे समय तक आम आदमी पार्टी में रहे कैलाश गहलोत ने ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों के जवाब दिए, उन पर अटैक किया, शीश महल की बात की, केजरीवाल पर केंद्र सरकार के साथ फिजूल का झगड़ा करने का इल्जाम लगाया, आम आदमी पार्टी को खास लोगों की पार्टी बताया। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी या संजय सिंह किसी ने अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया। केजरीवाल ने मीडिया से बात की, कांग्रेस के पूर्व विधायक को पार्टी में शामिल करवाया, लेकिन जब उनसे कैलाश गहलोत पर सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए उठकर चले गए। शायद केजरीवाल कैलाश गहलोत के साथ किसी तू-तू मैं-मैं में नहीं पड़ना चाहते। आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना और मुश्किल हो गया, जीना और दूभर हो गया। दिल्ली एनसीआर में आज पॉल्यूशन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर पहुंच गया। कुछ जगहों पर तो AQI 1000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है, AQI का मतलब क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 AQI तक की हवा ही सांस लेने लायक मानी जाती है। लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इससे 10 गुना ज्यादा है। दिल्ली के मुंडका और इसके पास गाजियाबाद के वसुंधरा, गुरुग्राम के विकास सज्जन जैसे कई इलाकों में आज 900 से ऊपर AQI रिकॉर्ड किया गया। पॉल्यूशन के खतरनाक लेवल को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR की सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। अब 12वीं तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी 23 नवंबर तक सभी क्लासेस ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में ग्रेफ 4 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। AQI का लेवल 450 से ऊपर पहुंचने पर ग्रेफ 4 की पाबंदियां लगाई जाती हैं। ग्रेफ 4 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली की सरकार को कमेटी बनाकर ग्रेफ 4 को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ CNG, LNG और इलेक्ट्रिक से चलने वाली कमर्शियल व्हीकल्स को ही दिल्ली में आने की परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज में लगी गाड़ियों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों को दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि चाहे AQI 450 से नीचे भी क्यों ना आ जाए, कोर्ट की मंजूरी के बिना ग्रेफ 4 को बिल्कुल ना हटाया जाए। दिल्ली के हालात और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को देखते हुए दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका इलाके में एंटी स्मॉग मिस्टिंग ड्राइव की शुरुआत की, जिसमें एक हल्की फुहार की तरह पानी का छिड़काव किया जाता है और उससे पॉल्यूशन से राहत मिलती है। LG विनय सक्सेना ने कहा कि अभी तक इस ड्राइव को द्वारका इलाके में 550 मीटर के एक हिस्से में शुरू किया गया है। आगे चलकर इसे और इलाकों में लागू किया जाएगा। पॉल्यूशन से दिल्ली वाले किस कदर परेशान हैं, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने प्रदूषण के लिए एक बार फिर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बताया। आतिशी ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 80% कम हो गई हैं, लेकिन बीजेपी हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं रोक नहीं पाई है। ये लगातार बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, ये सवाल है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप इन राज्यों के किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बुजुर्ग एडमिट दिखेंगे, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा। आपको पीडियाट्रिक वार्ड भरे हुए दिखेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से सांस नहीं लिया जा रहा। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आज दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने कई जगह मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को मास्क बांटे और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है उसके पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही है। उन्होंने डस्ट कंट्रोल पर जरा भी काम नहीं किया। आपको ये सवाल का जवाब भी पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि इस दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम किसने किया? 10 सालों में कोई भी एनवायरमेंटल प्लान अगर उनके पास है तो सामने रखें। दिल्ली में ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 लगाया गया, उसके बाद भी पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन 500 के पार है तो आप समझ लीजिए प्रतिबंध से पोल्यूशन नहीं रुकेगा। आपको मेजरमेंट करने चाहिए थे, आपको डस्ट कंट्रोल करनी चाहिए थी। दिल्ली में PM 2.5 वो जो हवा में लटक रहता है उसका मेन रीजन डस्ट है और पंजाब का पराली का धुआं है। आज भी दिल्ली की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। कहाँ गई दिवाली? अरविंद केजरीवाल, दिवाली तक सड़कें ठीक करने वाले थे आप।
क्यों दिल्ली में सड़कें बंद है, क्यों ग्रेफ फोर लगाना पड़ रहा है, आज बच्चे महिलाएं बुजुर्ग घर में क्यों बंद करने पड़ रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। और इसलिए हमारी भी आपके माध्यम से लोगों से विनती है कि ये मास्क लगाइए, अपनी जान बचाइए, क्योंकि दिल्ली की सरकार तो आपकी जान की दुश्मन है। आतिश सिंह कह रही हैं कि पंजाब में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन पंजाब से जो खबर आई, आज ही पराली जलाने के 1251 केसेस सामने आए हैं, जो इस सीजन में सबसे अधिक हैं। नासा ने 3 नवंबर 2024 की इमेज जारी की है। इससे पता चलता है कि 3 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के 216 केस सामने आए। हरियाणा में 19 जगह पराली जलाई गई, उत्तर प्रदेश में 16, राजस्थान में 36 और मध्य प्रदेश में पराली जलाने की 67 घटनाएं रिपोर्ट हुई। इस साल 17 नवंबर को सबसे ज्यादा PM 2.5 लेवल रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली के पोल्यूशन में 40% हिस्सेदारी स्टबल बर्निंग की यानी पराली के धुएं की है। अब पराली कई राज्यों में जलाई जा रही है, पंजाब में सबसे ज्यादा है, लेकिन सारे राज्य एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। नेता बयान देकर निकल जाते हैं, लेकिन सवाल है कि दिल्ली वाले करें तो क्या करें। रहना यहीं है, सांस इसी हवा में लेना है, यहीं काम करना है। जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें और शिकायत करें तो किससे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन किया गया है। खबरों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया की पुलिस ने हिरासत में लिया है। अनमोल बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के मर्डर में इन्वॉल्व होने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि उसने ये मर्डर्स प्लान किए थे, साजिश की थी, शार्प शूटर्स और हथियारों का इंतजाम करवाया था। इसके अलावा सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उस केस में भी अनमोल बिश्नोई की तलाश है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। NIA ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। आज अनमोल बिश्नोई को जब कैलिफोर्निया में पकड़ा गया तो फिर हिरासत में ले जाने के बाद NIA और महाराष्ट्र पुलिस उसके एक्सट्रेडिशन की कोशिश में जुट गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई गोल्डी बरार के साथ मिलकर ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट चला रहा था। इसलिए उसके पकड़े जाने से कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स के राज खुल सकते हैं, कई बड़े बड़े अपराधी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं।